अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 2 रोज से सियासत, सहाफत और अदालत का महाज गर्म है। एक खबर पर अदालत के फौरी एक्शन से मुल्की सियासत में हंगामा खेजी है। मुतनाज़ा खबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार करते हुए कहा कि मेरे जज पर उंगली उठाई गई है और ये आला अदलिया के तकद्दुस का मामला है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने खबर देने वाले सहाफ़ी से पूछा कि क्या आप खुद एक माहिर सहाफ़ी हैं? क्या आपने खबर देने से पहले चेक किया था कि एहतसाब अदालत का फैसला किस तारीख को आया था और अदालती बेंच कब बनाया गया था? क्या आपने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वकला से पूछा था कि उन्होंने इलेक्शन से पहले तारीख मांगी थी या नहीं? क्या यह पूछा था कि अपील कब दायर हुई और बेंच कब बनाया गया? चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सहाफ़ी से इस्तफसार किया कि जो बेंच बना था वो किसके कहने पर टूटा था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साथ ही चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि बेंच किसी के कहने पर तोड़ा था तो मैं जिम्मेदार हूं। समाअत के बाद चीफ जस्टिस ने तमाम फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में जवाब दाखिल करने की हिदायत जारी की है। साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से उठने वाला ये तूफान और सियासी बहरान आखिर अब क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या साबिक चीफ जज राना शमीम अपने बयान में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर लगाए गए इल्जामात के सबूत अदालत में पेश कर पाएंगे? और क्या साबिक जज राना शमीम ने जो कुछ कहा वो किसी के कहने पर ही कहा या हकीकी तौर पर ये उनकी ज़मीर की आवाज़ है? और इस मामले हुकूमती जमात और मुस्लिम लीग नून एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। कानूनी और सियासी महाज में इस बार जीत किसकी होगी? इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा साहब और मुस्लिम लीग नून से मियां जावेद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब, आज जो कुछ भी कोर्ट के अंदर हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून अगर इसमें से कोई सियासी माइलेज हासिल करने की कोशिश कर भी रही थी तो लग इस तरह रहा है कि फायदा होने के बजाय आप लोगों को ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। शुक्रिया मंसूर अली ख़ान। लेकिन मैं 2-3 आपकी खिदमत में गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्या ये पहला मौका है? क्या अदारों में बैठे लोगों से गलतियाँ नहीं होती रहीं? क्या हम 20 साल बाद 10 साल बाद एतराफ़ करेंगे कि ये गलत फ़ैसला हुआ था ये या जमहूरियत के लिए ये चीज़ नुकसानदेह थी, ये एक्ट नुकसानदेह था? आप मुझे ये पहले बता दें कि एक वक्त था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से पीपल्स पार्टी खाली ये कहती थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत फांसी दी गई। 20 साल बाद उस बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ने, जज साहब ने ये इतराफ़ किया कि दबाव में आकर गलत फैसला किया गया। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो 20 साल बाद वापस आ सकते थे? इसी तरह मैं सवाल करता हूँ कि नवाज शरीफ के खिलाफ त्यारा हाई जैकिंग केस बनाकर उनको 25 साल सज़ा सुना दी गई, जला वतन दबाव में कर दिए गए और जब वो 10 साल बाद वापस आए तो क्या पहला फैसला दुरुस्त था या बाद में उनको जो बरी कर दिया गया उस केस से वो फैसला दुरुस्त था? तो आज वक्त सिमट रहा है मंसूर अली ख़ान। 20 साल में एक चीज़ ओपन हुई थी कि गलत फैसला कर लिया गया था, दबाव में आकर कर लिया गया था और उसके बाद 10 साल, आज 4 साल बाद एतराफ़ हो रहा है कि ये चीज़ें गलत हुई थीं। अब मैं आता हूँ कि राना शमीम साहब ने जो कहा उसका मुस्लिम लीग को फ़ायदा है, नुकसान है। मैं तो मुस्लिम लीग के फ़ायदे की बात नहीं करता। मैं नवाज शरीफ फैमिली पर जो मज़ालिम ढाए गए 4 सालों में ख़ास तौर पर, मैं उनका तज़किरा नहीं करता। मैं तो कौमी इशू, कौमी मफाद में एक बात कहना चाहता हूँ, आने वाली नस्लों के मफाद में भी। मुझे ये बता दें कि क्या ये हुस्न इत्तेफाक है कि अरशद मलिक की वीडियो आती है इसी केस के हवाले से और उसके बाद आप ये देखते हैं कि बिफोर इलेक्शन जस्टिस शौकत सदीकी साहब भी एक स्टेटमेंट देते हैं, बार से ख़ताब करते हुए एक बात करते हैं, उसके बाद अपनी अपील में वही चीज़ें दर्ज होती हैं, लिखी जाती हैं। उसके बाद हम अपील में जाते हैं जिसकी तारीख़ है सुबह, वो चीज़ें लेकर। तो क्या जो सारा ये एक तसलसल है, ये सारे के सारे लोग खुदा ना खास्ता बिके हुए हैं, सबका ज़मीर जो है वो किसी ने ख़रीद लिया है? भाई बात ये है कि अगर आप बात करते हो और ये बार बार की जाती है जस्टिस मलिक क़य्यूम के हवाले से, मैं खुद बात कर देता हूँ। वो मैं ये कहता हूँ कि जस्टिस क़य्यूम मलिक ने एक जजमेंट दी
और वीडियो वायरल हुई, उसके बाद उस फैसले का क्या हुआ? ठीक। और आज 3 शहादतें अदलिया की तरफ से ही आ रही हैं, इसके अलावा भी बेशुमार हैं, मगर 3 शहादतें उस अदारे के लोगों की तरफ से आने के बाद भी क्या वो फैसला उसी तरह स्टैंड करता? लेकिन मियां साहब यहाँ पे सिचुएशन अब ये हो चुकी है, और ये मैं आप दोनों को मुखातिब हूं, मैं फैसल वाडा साहब भी इसके ऊपर बाद में जवाब देंगे। हो ये रहा है कि इस तरह का तासुर आना शुरू हो गया कि सियासी जमातें जो हैं, आप दोनों सियासी जमातें जो हैं, वो अपने अपने जजेस के पीछे जाके खड़ी हो गई हैं और जजेस को इस तरह मुतनाज़ा बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मतलब साबिक चीफ जस्टिस को सपोर्ट कर रही है, आप राना शमीम साहब के पीछे जाके खड़े हो गए, और पूरी जुडिशरी जो है इसकी वजह से मुतनाज़ा हो रही है, आप दोनों की आपस की सियासत की वजह से। नहीं, एक सेकंड रुक जाएं, मैं आपको ये अर्ज करता हूं कि नैब का इशू हो तो नैब की तर्जमान हुकूमत वक्त बन जाए, किसी और अदारे का कोई इशू हो तो हुकूमत वक्त उसकी तर्जमान बन जाए। और भाई बात यह है कि जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगाया है राना शमीम साहब ने, जी जस्टिस हैं। अब मुझे ये बताएं कि जवाब तो देना चाहिए जस्टिस साकिब निसार को। अच्छा, नैब पर इल्ज़ाम हम लगाते हैं या अदारे बोलते हैं या अदलिया खुद बात करती है नैब के फैसलों पर, नैब के किरदार पर, तो क्या हुकूमत वक्त को उसका जवाब देना चाहिए? ठीक, नैब के तर्जमान हैं, नैब का तर्जमान उसकी जवाब दे। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन अगर कोई फैसला करता है तो उसके खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं, हम खड़े हो रहे हैं। और जो बात आप कर रहे हैं कि अपने अपने जजों के पीछे खड़े हो जाते हैं, भाई बात तो ये है कि क्या ये जो एक बयान हल्फी आया है ये मुस्लिम लीग की तरफ से आ गया है, पीपल्स पार्टी की तरफ से आ गया है, पीटीआई की तरफ से आ गया है? आप एक जज इल्जाम लगा रहा है दूसरे जज पे, एक को आप पवित्र कह रहे हो और दूसरे को गुनाहगार आप कह रहे हो, बगैर तस्दीक के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के। और क्या ये हमारी डिमांड गलत है कि आप इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है सो मोटिव लेती नहीं रही? ठीक है, मुझे जरा तो इजाजत दीजिए, आगे चलने की इजाजत बड़ा वाकया हुआ है। और मुझे एक सेकंड के लिए इस हवाले से बात कंप्लीट करें। इस फैसले से जो जज अरशद मलिक का या जज बशीर साहब का जो फैसले आए हैं, उसके हवाले से ये जो बयानात आ रहे हैं, ये जो वीडियोस आ रही हैं, ये जो हर जगह से आवाजें उठ रही हैं, क्या इस पर सो मोटिव लेना नहीं चाहिए? चले, मैं को सजा दी जाती है। सर पॉइंट आ गया आपका। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फैसल वाडा साहब कल एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे और उस प्रोग्राम के अंदर फैसल वाडा साहब ने काफ़ी सख्त बात की राना शमीम साहब जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, उसका बल्कि तस्करा भी आज केस के दौरान हुआ। फैसल वाडा साहब ने क्या फरमाया था, जरा पहले सुनिएगा, फिर मैं वाडा साहब के पास जाता हूँ। सुनिएगा क्या फरमाया था उन्होंने। फैसल वाडा साहब, ये जो गुफ्तगू कल आपने प्रोग्राम के अंदर की थी, सबसे पहली बात तो डू यू स्टिक टू इट, आप अभी भी इसके साथ ही खड़े हैं? और दूसरी बात ये कि आपके ख्याल में ये गलत ट्रेंड नहीं है कि अगर आप इस तरह एक जज के बारे में कहेंगे तो इस तरह तो कल को मुस्लिम लीग नून अगर किसी जज से मुखालफत रखती हो या उसका फैसला उसे पसंद ना हो तो वो भी उसके बारे में इस तरह के अल्फाज बोलना शुरू कर दे? इस तरह तो एनआरकी नहीं फैलेगी हमारी पूरी सोसाइटी में? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए मंसूर साहब, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि देखें, आपके ऊपर कोई बात आएगी आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, मुझ पे कोई बात आएगी मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ, कारोबारी पे आएगी क्लैरिफाई कर सकते हैं। कुछ इदारे होते हैं और जैसे कि जुडिशल सिस्टम है या जुडिशरी है हमारी, देखिए कोर्ट्स की तरफ जब एक आम पाकिस्तानी देखता है जिसके बच्चे के साथ कोई जाती हुई है, किसी जमीन का मसला है, किसी घर का मसला है, कोई बेवा का मसला है, वो इंसाफ देखते हैं। और अल्लाह ताला ने जजेस के हाथ में एक अथॉरिटी अल्लाह ने उनको दी है कि वो फैसला करते हैं आपकी जिंदगी का, आपके मसले का। बिल्कुल ठीक। अगर आप उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर से भरोसा उठा लें और भरोसा उड़ जाए, या आपका कौमी इदारा है आर्मी, उसके उस इंस्टीट्यूशन में आप कोई जर्ब लगा दें तो और भरोसा खत्म हो जाए तो क्या होगा? अच्छा, होगा यह कि गरीब आदमी बेबसी में आके इंसाफ सड़क पे लेना शुरू कर देगा। आपके, मेरे, सबके घर वाले और बच्चे खतरे में आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जमीर की आवाज, आप चीफ जस्टिस थे या आप जस्टिस थे या आप जज थे या आप जो भी थे, आपका जमीर क्यों 3 साल बाद जागा? इतना बड़ा सानिया आपने कहा कि हो गया,
इतनी बड़ी कुर्सी पे आप बैठे हुए थे, आप उसी वक्त आते, उनको रोकते, आपके पास आते, मीडिया को इन्वॉल्व करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये 3 साल के बाद आपका जमीर, हमने जमीर जागते हुए पहले भी मंसूर साहब देखे। 65 साल की हिस्ट्री में कभी जमीर जगाया जाता है, कभी जमीर उड़ जाता है, कभी जमीर खरीदा जाता है। ये तो लेन देन चल रही है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं जस्टिस कयूम की। जस्टिस कयूम से जो फैसले ले रहा था इंसान, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। उनका क्यों नहीं कुछ हो रहा? अगर मैं गलत काम एक जज से करा रहा हूं अपने इन्फ्लुएंस, अपनी पावर, अपनी पोजीशन की वजह से, तो उसका तो हो रहा है, उसका नाम भी उछल रहा है, उसके कीचड़ भी उछल रहा है, लेकिन मेरा क्यों नहीं हो रहा कुछ? ठीक। मेरा सवाल मंसूर साहब इतना सा है कि एक जस्टिस, जो जज थे, उन्होंने 3 साल बाद जमीर की आवाज की, उसकी नोटरी पब्लिक से जिसने स्टैंप किया वो वही आदमी है जिसने आपके नवाज शरीफ की चीजें की थी। ये इतनी हुस्न इत्तेफाक कैसे हो सकता है? प्लस सारे जिनके जमीर जाग रहे हैं और जिनके आगे जागने हैं, उनका सारा इंक्लाइन जो है वो नवाज शरीफ की तरफ क्यों है, क्यों नहीं किसी और की तरफ है? चौथी चीज ये कि ये जमीरों की जो आवाज है, इसको एक पोटली में इकट्ठा करें, एक साथ खड़ा करें। ये तमाशा तो ना करें आप। जो जिनका करियर है, जिनके करियर के अंदर जो जजेस हैं, जो अभी एक्टिंग जजेस हैं, उनका नाम लेके आप एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करें जो उस बेंच का हिस्सा नहीं है। जो कहा गिलगित बल्तिस्तान को जब हम ट्रिप पे गए चीफ जस्टिस साहब, उससे 2 दिन पहले उसका फैसला हो चुका है, तो चीफ जस्टिस क्यों कहेगा? झूठ तो पकड़ा गया है। अच्छा। नोटरी से भी झूठ पकड़ा गया है, जो एलिगेशन लगाया है उसमें भी झूठ पकड़ा गया है। अब आप क्या करेंगे उसका? अब जो एक्टिंग जज है उसके ऊपर तो आपने उसके करियर पे कीचड़ उछाल दिया, उसकी इंसाफी कुर्सी और कलम पे आपने धब्बा लगा दिया है। अब वो तो आगे टीवी पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ठीक। आप अगर अपने देखिए, हर जगह पे रॉटन एग्स हैं मंसूर साहब, मेरी शोबे में भी, हर शोबे के अंदर। वाडे साहब, इसमें ये जो आप फरमा रहे हैं कि जी वो जो साबिक जज हैं वो अपने आप को नहीं डिफेंड कर सकते, लेकिन वो तो कर रहे थे। कल वो मीडिया के साथ इन टच थे, एंकर्स के साथ फोन के ऊपर बातें कर रहे थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चला भी है। मैं जजेस की बात कर रहा हूं। जी, मैं साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूं, साबिक चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं। मैं एक्टिंग जज की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक्टिंग जज के ऊपर अगर आपने कोई इल्जाम लगाया है तो वो सिर्फ आपको कोर्ट में ही प्रोसीडिंग्स में आपका, वो टीवी पे आके नहीं बयान कर सकता कि मेरे साथ गलत हुआ, मैंने ये किया, मेरी ये रीजनिंग है। आप जब रिटायर हो गए, आपका 3 साल बाद मंसूर साहब जमीर जाग रहा है, ये कहां का जमीर है? देखिए जमीर अभी तक, पर आप हिस्ट्री पे चले जाएं, नवाज शरीफ की हिस्ट्री क्या रही? कोर्टों पे हमले नवाज शरीफ, उसका जस्टिस कयूम से ऑर्डर्स दिलवाना नवाज शरीफ, सैफुर रहमान नैब से ऑर्डर्स दिलवाना नवाज शरीफ, उसके बाद मलिक अरशद की वीडियो, जाती वीडियो के ऊपर ब्लैकमेल करके जाती उमरा में उनसे मिलना जो तुक नहीं बनती, फिर सऊदी अरेबिया में उनके बेटे से मिलना, उनके बेटे का मिलना, फिर सिद्दीकी साहब का बयान आना, फिर ये कन्फेशन स्टेटमेंट आ जानी। ये आपको एक आदमी की हिस्ट्री बताता है। अच्छा, अगर आर्मी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ खड़ी है तो आपके उसमें इंडिविजुअल्स का नाम हिट कर देते हैं। ये मकासद तो आपका दुश्मन मुल्क चाहता है। क्या आपने कभी इंडिया में सुना कि इस तरह किसी ने बात की? किसी और मुल्क में आपने सुना जिसने आपको 3 दफा वजीर आजम बनाया? फिर आप अपीलें फाइल करते फिर रहे हैं, भीख मांगते फिर रहे हैं कि मुझे वीजा एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये आप 2 काम कर रहे हैं। आपने एक जज को, एक्टिंग जज को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की ताकि आपके केसेस के ऊपर उसका उनका फायदा हो। 17 तारीख को उनकी बेल एप्लीकेशन लगी हुई मरियम की। तो देखिए, अगर आप पूरे कैनवस के ऊपर मंसूर साहब चीजें देखें तो आई एम श्योर आप मुझसे ज्यादा अक्लमंद आदमी है, आप मुझसे ज्यादा चीजों की सूझबूझ रखते हैं। आपको मिलेंगी चीजें कि आपको बैड इंटेंट नजर आती है। तारीख खराब है। वो आदमी मुल्क की बुनियादें हिला रहा है, जिसकी वजह से हयात की खून जेरी और सब चीजें आ जाएगी। ये सजाओं का सिलसिला होना बहुत जरूरी है मंसूर साहब। अगर मैंने काम एक जज से करवाया है तो जज से पहले मुझसे बाय दैट यू मीन कि जो आपने फरमाया था कि जी उनको लितर पड़ने चाहिए, दीस सॉर्ट ऑफ सजाएं, इसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए मंसूर साहब, मैं एक इमोशनल आदमी हूं। व्हेन आई स्पीक माय हार्ट। मुझे रैप करके आती नहीं, उस वजह से मुझे मुश्किलात भी रहती हैं। आपको ये बात पता है, यू नोन मी फॉर अ व्हाइल। प्रॉब्लम सारी इतनी सी है कि व्हेन आई मीन सजाएं, मेरे कहने से किसी का कोई गिरबान नहीं फाड़ सकता, कोई लितर नहीं मार सकता। व्हाट आई मीन टू से कि सजाएं बहुत जरूरी है। जब आप देखिए, उस जस्टिस ने नवाज शरीफ को फेवर नहीं किया, इमरान खान के खिलाफ नहीं किया, उसने एक जस्टिस के घर, इंसाफ के घर को कंट्रोवर्शियल बनाया। उसके ऊपर पाकिस्तान की फाउंडेशन है, वो फौज, अदलिया, हुकूमत, मीडिया की फाउंडेशन है। इनको आप हिलाएंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ओके, माय कंसर्न इज द बिल्डिंग। ठीक है, लेट मी टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फैसल वाडा साहब ये फरमा रहे हैं कि वो बहुत इमोशनल आदमी है और जब अपने वो जो कुछ भी कहते हैं, बात करते हैं, वो उसको लगी लिपटी के साथ नहीं करते, जो दिल में होता है वो करते हैं। मजीद इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल वाडा साहब और मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल वाडा साहब ब्रेक से पहले फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की तारीख बड़ी ख़राब है और ये हर दफ़ा जजेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी फैसले इनके खिलाफ आते हैं, तारीख जिस दिन तारीखें लगी होती हैं उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले इनकी वीडियोज़ आ जाती हैं और ये केसेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी जो चंद कानूनी माहिरीन से बात हुई है उनकी जानिब से भी यही मुझे बात कही गई कि इसका मकसद जो है वो इस अपील को किसी तरह कंट्रोवर्शियल बनाना था जो कल एक्चुअली अदालत के अंदर सुनी जानी है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है जी, अदालत के हवाले से, अदलिया के हवाले से, जजेस के हवाले से, जिसकी वजह से अब ये जो सामने आया है बयान हल्फी, इसको भी इसी वजह से शक की निगाह से देखा जा रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बकौल है आप हुकूमत वक्त के जो आप दोहरा रहे हैं कि बड़ा ख़राब है, तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर देता हूँ कि इन्होंने कहा नोटरी पब्लिक वही हैं जो नवाज शरीफ का इससे पहले जो है मेडिकल रिपोर्ट वो तस्दीक कर चुके हैं। ठीक है, तो इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ ये वही नोटरी पब्लिक हैं जिन्होंने नैब के कागजात को भी तस्दीक किया था। ये भी क्या हुस्न इत्फाक ही है। उसके बाद मैं ये अर्ज़ करूँगा जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि क्या जो हम पहले कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो को सज़ा मिली, उसके बाद नवाज शरीफ को त्यारा हाईजैकर बनाकर सज़ा दी गई, क्या ये सारा हुस्न इत्फाक ही है? वैसे मियां साहब इंटरप्ट करने की माजरत बड़ा अजीब लगता है जो मुस्लिम लीग नून जो है वो भुट्टो साहब की फांसी का जो है वो उसकी मिसाल देती है। भुट्टो साहब की फांसी के हवाले से आप लोगों ने पता नहीं कितने साल सियासत की है, उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, उसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुआवजना मरीम नवाज़ के साथ करने की कोशिश की जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को जो है अब आप लोग कोर्ट करते हैं, एक ज़माने में इसी फांसी को आप लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ 97 की असम्बली में मैंने खड़े होकर कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल है। अच्छा, ये आज की बात नहीं है। उस वक्त तो पीपल्स PTI का की पैदाइश भी नहीं हुई थी। मैं तो उस वक्त की बात ये कर रहा हूँ और मुस्लिम लीग में अक्सरियत ये बात करती आ रही है। मगर मैं जो अभी फैसल मेरे भाई हैं अभी जो बात कर रहे थे कि एक शख्स ने बुनियादें हिला दी, तो मैं इनकी खिदमत में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि क्या आइन के मुताबिक अदारों को कहना आइनी हदूद में काम करें, पाकिस्तान की बुनियादें हिलाना है या पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करना है? क्या इंसाफ की अपील करना कि हर एक को इंसाफ मिले, क्या जमहूरियत के मुताबिक पाकिस्तान को चलाना, जमहूरी अंदाज में चलाना, ये बुनियादें मजबूत करना है या बुनियादों को कमज़ोर करना है? और जिस शख्स के बारे में ये कहा जा रहा है उस शख्स ने पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत किया, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को बनाकर। ठीक है, उस शख्स को बुनियादें हिलाने का कह रहे हैं जिसने पाकिस्तान को सी पैक दिया। उसको कह रहे हैं पाकिस्तान ने की वो बुनियादें हिला रहा है जिसने अंधेरों से दहशतगर्दी का खात्मा किया पाकिस्तान के अंदर। सर पॉइंट आ गया, सर पॉइंट आ गया। मैं जा रहा है सर और बड़े टॉपिक ने पाकिस्तान सब आ गया, टॉपिक आ गया सर। मैं फैसल वाडा साहब, आई थिंक द पॉइंट इज ऑन 2 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। एक तो ये कि आपने पहले भी एक्चुअली इसका जिक्र किया था कि जी इदारों के ऊपर हमला किया जाता है, इदारों के ऊपर किस तरह सवाल किया जाता है। इदारों से सवाल करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए? अगर आपको किसी इदारे से कोई प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि वो इदारा जो है अपनी आईनी डोमेन से बाहर जा रहा है, उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए किसी सियासी जमात की जानिब से या सियासतदान की जानिब से कि वो उसे सवाल कर सके? बहुत अच्छा सवाल किया मंसूर साहब आपने। देखिए, अगर आपको जुडिशरी में मसला है और मसले हो सकते हैं इंसान को, तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाकर कंप्लेन फाइल कर दें। अगर आपसे ज्यादती हो रही है, आपकी सुनवाई होगी। आपको फौज से मसला है, कोई अफसर आपको हरास कर रहा है, आप MI में जाके एप्लीकेशन दे दें, मिलिट्री पुलिस के अंदर एप्लीकेशन दे दें। रास्ते हैं, तरीके हैं। लेकिन अगर मैं पब्लिक में बैठ के मेरे साथ कोई जाती हो रही है और वो जाती के तहत मैं जाके उस इदारे को कंट्रोवर्शियल बना दूं, तो सर ये तो जुल्म है। फिर तो ये होगा कि अगर मेरे मुल्क के अंदर और आपके मुल्क के अंदर अगर इदारे नहीं होंगे तो आप समझते हैं कि मुल्क बच सकता है? खुदा न खास्ता। आपको जिम्मेदारी लेनी होती है। आप मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, आपके पास सीक्रेट्स हैं,
आपने यही काम, ये जो हम पे इल्जाम है मंसूर साहब, मैं आपको याद दिलाऊं कि जी हम गालम गलोच की सियासत करते हैं, इसकी रवायत भी नवाज शरीफ की हुकूमत ने डाली। अच्छा, बेनजीर भुट्टो साहबा जब असेंबली में पीले कपड़े पहन के आई, वो रिकॉर्ड का हिस्सा उनको किस नामों से पुकारा गया, उनकी वालदा और उनके लिए जहाजों से किस किस्म के लीफलेट्स गिराए गए, क्या गलाजत उसके अंदर थी। और ये घरों के अंदर अटैक का जो तरीकेकार है कि मेरा आपसे झगड़ा है मंसूर साहब, मेरा किसी एक्स से झगड़ा है, वाई से झगड़ा है, लेकिन झगड़े के असूल हैं, आप जाके बताएंगे जी मेरा आपसे झगड़ा है, लेकिन आपकी माँ बहन बेटी बच्चे जो है वो मेरी जो उतनी इज्जतदार है दुश्मनी में भी जितने मेरे अपने हैं। अगर आप इन एथिक्स को भूल जाएंगे, इस लड़ाई को भूल जाएंगे और अनएथिकल हो जाएंगे, तो देखिए फिर तो किसी के घर में कुछ नहीं बचेगा। आप और मैं और जिया जावेद लतीफ साहब इस हुकूमत का हिस्सा है या गवर्नमेंट का हिस्सा है, ऑपोजिशन का है, मीडिया का है, नॉट बिकॉज कि हम अपने घर वालों के कपड़ों के ऊपर दाग लाने के लिए आए हैं। आपके, मेरे और मियां जावेद लतीफ के माँ बाप बेटियों का कसूर है, उनको किस जबान से बात की जाती है। देखिए मेरा तरीके से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरी वर्ड्स के चुनाव पे आप इतराज कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू गो अनएथिकल विद मी। अगर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे आपकी रिपोर्टिंग से कोई प्रॉब्लम, मैं आपको कहूंगा मंसूर साहब मुझे आपकी रिपोर्टिंग से प्रॉब्लम, आप मेरी नहीं सुनेंगे, मैं आपके इदारे में आके बात करूंगा। बट अगर मैं आपके इदारे के बाहर जाकर किसी पोजिशन होल्डर हूं, अब मुल्क का वजीर आजम, टॉप मैन रह चुका हूं 3 दफा का, उसके बाद आप अपनी फौज को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, फौज के लोगों को नाम ले लेके पुकार रहे हैं, पिटिशन ए की है आप बी की पिटिशन लगा रहे हैं, आप अपने जुडिशियल इदारों को, जुडिशरी को मलाइन कर रहे हैं, आप अटैक्स कर रहे हैं, नैब आपको बुलाती है, आप पथराव कर देते हैं। ये काम आप और मैं क्यों नहीं कर रहे? ये काम तो मैं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम तो मैं और आप भी सड़क पे इंसाफ कर सकते हैं। खान साहब तो इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से भी माजी के अंदर इस किस्म के बयान दे चुके हैं, उनको नहीं पसंद थे उनके कई फैसले, तो खान साहब तो उस वक्त ये कर चुके हैं सब कुछ। देखिए मंसूर साहब, मैंने फिर आपसे कहा, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप जब सारों को एक बकेट में ले लेते हैं। अच्छा। क्या प्राइम मिनिस्टर की किसी बात से ये लगा कि सारे के सारे जज बेईमान है या कि सारे के सारे लोग चोर है? नहीं। अच्छा। अगर आप, इनका भी अगर मसला था, एक स्पेसिफिक पिटीशन डाल देते, आप जुडिशियल काउंसिल, सुप्रीम काउंसिल के अंदर चले जाते। अच्छा। आप ये टाइमिंग्स देखे ना मंसूर साहब, और हिस्ट्री देखे। देखिए, इफ आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, तो यू नो दैट आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। अब मैं आपसे कहूं जी मेरी कॉफी से धुआं निकल रहा है, मेरी सिगरेट से नहीं निकल रहा, आप कहोगे ना पैसे यार तुम 20 साल से पी रहे हो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक आदमी की ट्रेड हिस्ट्री है, कल मैं बिल्कुल लेट जाऊं तो आप कहेंगे ना इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं। यू आर बॉर्न विद सर्टेन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यू कांट चेंज देम ओवरनाइट। इनका वतीरा पॉलिटिक्स का ये रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि जो करते हैं उनका कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरीके से आप ताहिरुल कादरी के केस में देख लें, बच्चों को मारा गया, खवातीन को मारा गया, केसा कहां गया? वहां उस पर सजाएं क्यों नहीं हुई? पेशावर के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर छठे हुए कातलों को छोड़ दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, उन शहीद बच्चों के बाप कह रहे हैं, आपने भी वो वीडियो देखी है। तहरीके लब्बैक के मामले में भी वैसे वाडा साहब आपकी हुकूमत में इस तरह नहीं हुआ? देखिए मंसूर साहब, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हूं ना मंसूर साहब। देखिए यू क्वेश्चनिंग मी, आई एग्री विद योर पॉइंट, आपका पॉइंट वैलिड है, आपका पॉइंट गलत नहीं है, आपका पॉइंट वैलिड है कि वाकई जुडिशरी के अंदर ये इश्यूज हुए। आई एग्री विद दैट। माय पॉइंट इज कि तहरीके लब्बैक का ये सब कुछ जो कुछ हुआ था, आज वो पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं, जाहिर बात है उनके खानदान भी जो हैं वो उन कातलों को ढूंढ रहे होंगे, उनकी आंखें ढूंढ रही होंगी कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में क्या इंसाफ नहीं होना चाहिए उनके साथ? मंसूर साहब आपको याद होगा एक्सक्यूज मी, तहरीक लब्बैक पे भी बीइंग इन द गवर्नमेंट, आई एम द फर्स्ट वन जिसने ये सवाल उठाया था। मैं ही वो सवाल लेके गया, और मैंने उस वक्त भी ये कहा था, मैं अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हूं कि वो पुलिस वाले क्या किसी और मखलूक हैं? उनके बच्चों को जो यतीम कर दिया गया, उनका जवाब क्या? बेवा जो हुई, जिनकी माएँ की गोदे उजड़ गई है, उनका क्या होगा? क्या पुलिस हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जिसको हम मरवाने के लिए खड़े हुए? हाँ। और आप ये गुंडागर्दी और टेररिज्म ना मजहब कार्ड के नीचे कर सकते हैं, ना महंगाई के ऊपर कर सकते हैं, ना किसी की नफरत में कर सकते हैं। आप पूरा मत एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वायलेंस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कार्ड के अंडर में कर रहे हैं, देन यू शुड बी ट्रीटेड लाइक अ टेररिस्ट और सॉर्टेड ऑल्सो लाइक अ टेररिस्ट विद इन द लॉ फ्रेम। बट उसकी भी टाइमलाइन होनी चाहिए। आपको लंदन का किस्सा याद होगा, आग लगाई गई थी, तूफान आ गया था, मारदाड़ हुई थी। क्या किया था कोर्टों ने? सैटरडे संडेज को दिन रात हेयरिंग्स कर उनको सीसीटीवी फुटेज से पकड़ के सजाएं दी। देखिए, सजा और जजा का मंसूर साहब अगर कानून नहीं होगा, वो मुल्क चलना और मुल्क रहना मुश्किल हो जाता है। आपकी मोरालिटी वाडा साहब, लेकिन वही तो मैं, आपके बात बिल्कुल ठीक है, थ्योरेटिकली एथिकली
लीगली आप बिल्कुल बात दुरुस्त कर रहे हैं, बट माय पॉइंट इज कौन करेगा? आप ही की तो हुकूमत है, आप ही ने तो सब कुछ करना था। मंसूर साहब, आई डोंट इवन हैव सिंपल मेजॉरिटी, मेरे तो हाथ पैर बंधे में, आप देख रहे हैं वो तमाशा। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर आज आप मुझसे कहते हैं कि रिग्ड की इलेक्शन की बात करते हैं, हम ईवीएम की बात करते हैं, आपको इनके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि ये जाली हुकूमत है, चलो ईवीएम लाओ, पकड़े जाएंगे ये। सर कल कर रहे हैं ना, प्रपोज कर रहे हैं वाडा साहब, कल ईवीएम आप लोग मंजूर करवा रहे हैं ना, काफ लीग को आप ऑन बोर्ड लेकर आए, एमक्यूएम को ऑन बोर्ड लेकर आप कर रहे हैं ना। मंसूर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बाय फार इंशाल्लाह कल क्लियर होगी, लेकिन इन्होंने पोस्ट किया, आपने फैक्ट के ग्रे लिस्ट में इन्होंने डाला, ग्रे लिस्ट में इन्होंने डाला, मुल्क की तकदीर बदलने की बात है, इन्होंने कहा बत्ती शिके मेरी बदल दो नैब से जिसमें मैं बच जाऊं, तो मेरा मुफाद अगर पहले हो मुल्क बाद में है, यही सवाल हम करते हैं ना। आज आप नवाज शरीफ को इख्तियार दे दें, बीमारी भी खत्म, आर्मी भी ठीक, जुडिशरी भी ठीक, पूरा सिस्टम ठीक, ये नहीं पॉसिबल मंसूर साहब, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। आपकी मर्जी से चीजें होंगी तो आप मानेंगे, नहीं मंसूरबंदी होगी तो आप हर किसी को कंट्रोवर्शियल बना के हर किसी को बेईमान बना देंगे, हर एफिडेविट के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एफिडेविट? नथिंग, इट्स अ पीस ऑफ टॉयलेट पेपर। ठीक, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। ओके नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा इसको भी डिस्कस करेंगे। फैसल वाडा साहब भी ये फरमा रहे हैं और मेरे पास भी ये खबर है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे कल हुकूमत के पास अब नंबर्स पूरे हो चुके हैं। इत्तेहादियों के साथ जो थोड़ी बहुत नाराजगी चल रही थी, हुकूमत ने वो नाराजगियां जो है पूरी कर ली हैं, लेकिन इसका असर ऑपोजिशन पे क्या पड़ेगा? क्योंकि ऑपोजिशन भी पिछले कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि जो इत्तेहादी नाराज हैं उनको अपनी तरफ किसी तरह खींच लिया जाए और वो हुकूमत से अलग हो जाएं। अब ऐसा कम से कम नहीं हो रहा, जो आखिरी इतलात हैं। इस पे मियां जावेद लतीफ साहब क्या फरमाते हैं, बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी कि कल बड़ा अहम दिन है, 12 बजे कल इजलास बुलाया गया है, मुश्तरका इजलास जो है पार्लियामेंट का, वो कॉल अप किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पिछले कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि जो उनके इत्तेहादी हैं, उनकी जो नाराज़गियाँ हैं, उसे दूर किया जाए। और काफ लीग और एमक्यूएम ने अब ये फैसला किया है कि कल इजलास के अंदर जो है वो ईवीएम के सिलसिले में वो हुकूमत के साथ ही वोट करेंगे। मियां जावेद लतीफ साहब, बड़ी कोशिशें की आप लोगों ने, पीडीएम ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन आप लोग कामयाब नहीं हो सके। मंसूर, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर इजाज़त दे दें तो मैं दो बातें फैसल साहब के हवाले से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें बार बार जो भाषण दे रहे हैं इनके मतलब अपना ये सोच लें कि इमरान खान साहब 2 साल तक अदलिया के इश्तिहारी रहे, लोअर कोर्ट के, और अपर कोर्ट में बग़ैर ज़मानत के सुप्रीम कोर्ट पेश होते रहे जस्टिस साकिब निसार की अदालत में, ठीक है, बग़ैर ज़मानत के। इससे आप अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि क्या होता रहा है। और दूसरा, मेरे भाई हैं फैसल साहब, ये भी उन्हीं चीफ जस्टिस साहब के साथ गैर मुल्की दौरे भी करते रहे। और इसी तरह मैं ये अर्ज़ करूँगा कि क्या इमरान खान साहब जो नवाज़ शरीफ के मतलब कहा करते थे आज से 7-8 साल पहले कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, जब वो दफाई अदारे के जर्नैलों के मतलब जो गुफ्तगू किया करते थे, क्या उस वक्त वो सही बात कर रहे थे या आज गलत कर रहे हैं? ये भी इन्हीं को खुद फैसला करना चाहिए। इसी तरह मैं ये अर्ज़ करूँगा, जस्टिस वक़ार, सेठ वक़ार एक जजमेंट दे चुके थे और दूसरे दिन उस जजमेंट का, बल्कि रातों रात उस जजमेंट का इस हुकूमत वक्त के होते हुए जो हाल हुआ वो भी सबके सामने है। इसी तरह जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने एक जजमेंट दी और फिर उनके खिलाफ जिस तरह रेफरेंस बना और हुकूमत वक्त बार बार जिस तरह उस रेफरेंस की पैरवी कर रही है, ये भी सबके इल्म में है। तो इसके बावजूद भी अगर ये कहें नहीं, लेकिन मियां साहब जस्टिस फायज ईसा के हवाले से जो कुछ भी कर रही है हुकूमत, जिस तरह वाडा साहब फरमा रहे थे कि जी जो लीगल रास्ता है वो लेना, उन्होंने वो लीगल रास्ता लिया, बेशक चले उसमें उनको नाकामी हुई, लेकिन वो रास्ता तो वही लिया ना उन्होंने। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि मैंने जो कहा कि 2 साल तक ये इश्तिहारी रहे इमरान खान साहब, वो लीगल रास्ता था? अब मैं इसका जवाब ले लेता हूं। लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जाना, इस अदालत, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता था कि ये इश्तिहारी है, आला अदलिया में पता नहीं था? मैं इसका जवाब ले लेता हूं। कैसी बात करते हैं आप? इसका जवाब ले लेता हूं, 1 मिनट। अच्छा, इसी तरह एक ये बात करते हैं कि सिंगल मेजॉरिटी हमारे पास है, हम किस तरह लोगों को इंसाफ फराहम करें या किस तरह आइन कानून में तब्दीली लेकर आएं। ठीक कहते हैं,
मगर फैसल साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि भाई आपके पास नैब, FIA, दीगर एजेंसियाँ सिंगल मेजॉरिटी होने के बावजूद हैं, और जिस तरह आप उनको इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफीन के लिए, वो भी सारी दुनिया के सामने है। अवाम के रिलीफ के लिए भी या जिन मकासद के लिए वो एजेंसियां बनी हैं वो भी उनको काम करने दें, वो तो होता नहीं है। मैं वाडा साहब से जरा जवाब ले लूं। वाडा साहब, सबसे पहले मेरे ख्याल में जो, क्योंकि डायरेक्टली आपके ऊपर उन्होंने बात कही कि जी आप साबिक चीफ जस्टिस के साथ जो है वो बैरून मुल्क दौरे करते रहे, सबसे पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर बाकी पॉइंट्स के ऊपर मेरे ख्याल में बाद में आ जाएंगे। मंसूर साहब देखें, एक मुसलमान के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक ही है, और मैं क्योंकि समझता हूं कि मेरी ज़ात का मसला होता तो मैं इसका जवाब भी नहीं देता। ये चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ज़ात का मसला है, तो मैं आपको कलमा पढ़ के बोल सकता हूं कि मैंने उनके साथ कभी कोई बैरून मुल्क दौरा नहीं किया, और अगर मैंने किया है तो ये मुझे साबित कर दे। मैं सबके बीच में आके 200 दफा माफी मांगूंगा, इनके पैर ही पड़ के माफी मांग लूंगा। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए मंसूर साहब, मैंने एक कराची की फ्लाइट थी इस्लामाबाद की, उसमें चीफ जस्टिस साहब आ रहे थे अपनी पूरे बाकी जजेस के साथ, और उनकी जो फर्स्ट लेन है उसकी बीच वाली सीट मेरी थी, और बाकी सीट्स में उनके साथ उनके लोग थे, और पीछे सेकंड सीट पे भी उनके लोग थे। तो इतरामन मैंने खड़े होकर उनसे कहा कि मैं पिछली सीट पे चला था, कि आप सारे एक साथ आगे हो जाएं। और यही काम मंसूर साहब, अगर आपकी वालदा ट्रैवल कर रही होंगी, आपके वालिद ट्रैवल कर रहे होंगे, तो मैं उनके लिए भी यही काम करूंगा इतराम के अंदर। और मैं मियां जावेद लतीफ के लिए भी इतराम के अंदर अपने बदतरीन दुश्मन के वालदा और वालदैन के लिए भी इतराम के तौर पर यह करूंगा। तो मैंने इस पर कोई डिनाइल नहीं है। दूसरा यह कि चीफ जस्टिस साहब ने मेरी सरजरिश की है 2 दफा कोर्ट के अंदर, और मेरे केस में मेरे डैम से मुतालिक उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी मदद की है। अच्छा। और उसके अलावा आप ये भी मैं मुझसे कलमा उठवा सकते हैं कि कोई किसी और डायरेक्शन के अंदर मैंने कोई मदद ली तो मैं वो भी करेगा। मैं इस सिर्फ जवाब आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि चीफ जस्टिस साहब की जात के ऊपर मेरे से कनेक्शन में कोई इल्जाम ना। आप जरा बात कंटिन्यू कीजिएगा वाडा साहब, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। आई हैव टू टेक अ ब्रेक आप ही को मौका दूंगा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल वाडा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था और एहतराम के तौर पे उन्होंने फ़्लाइट के अंदर अपनी सीट जो है उनको क्यों दी। वाडा साहब, दूसरी बात, वो जो बात इमरान खान साहब के ऊपर कर रहे थे मियां जावेद लतीफ़ साहब के, जी 2 साल तक वो इश्तिहारी रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होते थे, लेकिन जिस अदालत के अंदर वो इश्तिहारी थे वहाँ पर पेश नहीं होते थे। मंसूर साहब, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, जो उनके साथ एक और जज पीछे बैठे हुए थे वो उनसे बार बार मुखातिब होते थे। मैंने उनको कहा कि आप आगे आ जाएं, मैं पीछे चला जाऊं। क्लियर हो गया। दूसरा मंसूर साहब देखिए, अब आप कंपैरिजन कर लें, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आप इमरान खान साहब का। एक आदमी जो कन्विक्ट हुआ नवाज शरीफ, कन्विक्शन के बाद समेत मेरी गवर्नमेंट के हमदर्दी जागी पूरे पाकिस्तान को और उनको जाने दिया। अब जाने के बाद वो इश्तिहारी हो गए, मफरूर हो गए, दूसरी जगह पे पनाह मांग रहे हैं वीजे की। क्या मेरे वजीर आजम ने जिसने ये काम किया मंसूर साहब, मैं उस वजीर आजम के साथ या अपने लीडर के साथ नहीं खड़ा हूंगा? या अगर मुझे कल इमरान खान साहब कहें कि जी मेरा बेटा आ गया उसके पीछे जाके खड़े हो जाओ, मैं मुलाजमत नहीं करता, मैं गुलामी में नहीं रहता, मैं नहीं करूंगा। मैं इमरान खान साहब के लिए काम नहीं करता, मैं इमरान खान साहब के साथ काम करता हूं। फर्क है। ये तो मुलाजिम लोग हैं, पीछे हाथ बांध के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा हो जाता है कि जी वो बेटी है। भाई काबिलियत है सर आंखों पे। ये क्या मसला है कि सब लीडर की औलाद काबिल है, बाकी कोई काबिल ही नहीं पूरी पार्टी के अंदर? मियां जावेद लतीफ साहब क्यों नहीं बन सकते पार्टी के हेड? क्यों नहीं और लोग बन सकते? लेकिन आप देखिए कि मुनाफकत ये है कि आप हाथ बांध के खड़े हुए कि जी बेटी है, बेटा है, ये क्या तमाशा है? अच्छा, अब आपने इमरान खान साहब का कंपैरिजन किया। क्या इमरान खान के ऊपर कन्विक्शन थी? क्या इमरान खान के ऊपर बीमारी का इलाज कराने के लिए जाने के बाद प्लेटलेट की रिपोर्ट लंदन से नहीं आ रही? क्या इमरान खान मुल्क से जाकर भाग गया, इश्तिहारी हो गया, मफरूर हो गया, कोर्ट बुला रही है? अच्छा, वैसे वाडा साहब सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं आपका पॉइंट में वैसे समझ गया हूं, लेकिन आप अपनी इस पूरी हुकूमत में किसी को समझते हैं कि वो कसूरवार है एक्चुअली नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने का? आप लोगों के एंड से भी तो कोई ना कोई गलती हुई ना। ये तो नहीं है कि नवाज शरीफ जेल में बैठ के कोई भी कागज दे दिया और उसके बाद निकलने में कामयाब हो गया। आपकी हुकूमत में भी तो कोई शख्स ऐसा होगा ना। मंसूर साहब देखिए, मैं तो बड़ा कैटेगोरिकली इसको कहूंगा कि मैंने इसको अपोज किया था कैबिनेट के अंदर, मरियम के ऊपर अपोज किया था, नवाज शरीफ के अपोज किया था, और 100% जो आप कह रहे हैं मैं उस बात को अग्री करता हूं। तो कौन भेजना चाह रहा था? डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुई है, कहीं ना कहीं मिस रिपोर्टिंग हुई, और यही मेरा इशू है पार्टी के अंदर भी कि आप अगर मिस रिपोर्ट करेंगे, आधी रिपोर्ट देंगे, आधी इंफॉर्मेशन देंगे,
तो आपका जो प्रोड्यूसर है मंसूर साहब, आप उसके ऊपर बैंक करते हैं कि उसने आपको क्या क्या पहले दी है। मुझे उस शख्स का नाम तो बताएं ना। यस ऑफ कोर्स। हम सहाफियों के ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते जी नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में इन सहाफियों का बड़ा हाथ था। आप अपनी पार्टी में से भी तो बताएं ना, अपनी काबीना में से बताएं कौन से लोग थे जो नवाज शरीफ को बाहर भिजवाना चाहते थे। मंसूर साहब देखें, अगर एक आदमी स्पेसिफिकली होता तो मैं जरूर नाम ले लेता। अच्छा, बट आई एम श्योर बाय एंड लार्ज चीजें होती हैं और इसके ऊपर रेजिस्टेंस भी होती है और कुछ लोग होते हैं खड़े होते हैं। मैं और फवाद बहुत जोर से खड़े थे इसके ऊपर, आप बहुत जोर से खड़े थे। और देखिए ना सर, अगर मंसूर साहब आपका प्रोड्यूसर गलत फिगर्स आपको दे दे, यू आर बैंगिंग ऑन दैट इंफॉर्मेशन। प्राइम मिनिस्टर का कसूर इसलिए नहीं मैं कहता कि अगर मैंने उनको दी आधी इंफॉर्मेशन है और उस पर उन्होंने भरोसा करके एक फैसला किया है, ही इज नॉट रिस्पांसिबल, आई शुड बी अकाउंटेड फॉर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फैसल साहब, मियां जावेद लतीफ साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।